कंपनियों को हम ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जैसे कि 1% कंपनी। 1% कंपनी मतलब यहाँ पे एक से ज्यादा मेंबर है ही नहीं। ये कंपनीज एक्ट 2013 ने नया नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया है। 1956 में ऐसा कोई कंसेप्ट ही नहीं था। बेसिकली एक अकेला आदमी कौन सा बिजनेस कर सकता था? सोल प्रोप्राइटरशिप। उसके अलावा कोई और बिजनेस था उसके पास? पर अगर वो सिस्टम में आना चाहता है, ये याद है, एक वो जो सोल प्रोप्राइटर है उसके ऊपर कोई इनेक्टमेंट ही नहीं है, उसके लिए कोई एक्ट ही नहीं है, तो वो फॉर्मल तरीके से बिजनेस कर ही नहीं सकता। और उसकी वो जो कंटिन्यूटी वाली समस्या है वो सबसे बड़ी समस्या है कि अगर उसको कुछ हो जाता है, बीमार हो जाता है, मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब हो जाए या कुछ भी हो जाए, उसको इंसॉल्वेंट हो जाए, उसकी कंपनी बंद हो जाती थी। तो 1% जो अकेला पर्सन है उसको फॉर्मल सिस्टम में लाने के लिए एक दरवाजा ओपन किया कंपनीज एक्ट ने और बोला कि चल अकेले रह के भी तू कंपनी बना ले, और हम उसे बोलेंगे 1% कंपनी। तो मेन वर्ड कौन सा है इसमें? सिंगल पर्सन, वही इसका मेंबर होगा। तो यहाँ पे लिखा है कंपनीज एक्ट 2013, उसको डिफाइन किया। 1% कंपनी इज अ कंपनी विच हैज ओनली 1% एज मेंबर। ऐसा नहीं है कि कंपनी में आदमी एक होता है, मेंबर एक होता है। अरे एम्प्लॉय तो ढेरों हो सकते हैं, डायरेक्टर भी ढेरों हो सकते हैं, गवर्निंग बॉडी हो सकती है पूरी, मतलब मैं ये कह रहा हूं। कुछ समझ में आई मेरी बात? पर मेंबर एक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 15 मेंबर हो, कोई दिक्कत नहीं। पर मेंबर कंपनी का जो शेयर होल्डर है ये कह लो, कंपनी का जो ओनली गारंटर है ये कह लो, वो एक ही होता है। अगर मैं बोलूं कि क्या ये पब्लिक कंपनी हो सकती है? सोच के देखो, पब्लिक कंपनी तो हो नहीं सकती है। डेफिनेटली ये कौन सी कैटेगरी में आएगी? प्राइवेट। आगे देखते हैं। 1% कंपनी हैज बीन इंट्रोड्यूस टू एनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप। मैंने बताया ना, इंडिया एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करना चाहता है। इंडिया चाहता है लोग फॉर्मल सिस्टम में बिजनेस करें, कॉर्पोरेटाइजेशन आए, वो भी लॉ का कंप्लाइंस करें। अरे भाई, अच्छे से अकाउंट्स बनाए, उन अकाउंट्स के ऑडिट हो, ऐसी छोटे बिजनेसमैन पे भी लोगों का ट्रस्ट आए। वो उस पर क्यों नहीं है ट्रस्ट सोल प्रोप्राइटर पे? उसको कोई लॉ का कंप्लाइंस ही नहीं करना है। इवन अकाउंटिंग भी वो बहुत, जिसने 11th और 12th दोनों अकाउंटिंग पढ़ी है वो सोच के देखो। कंपनी की अकाउंटिंग में एक प्रॉपर फॉर्मेट है, बैलेंस शीट है, शेड्यूल 3 से के हिसाब से बनती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। उसमें क्या था 11th में? बोले वो टी शेप में बैलेंस शीट बना दो, बात खत्म। बात समझ में आ रही है ना? कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, कॉमन साइज बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, इंफॉर्मेशन देने का एक सिस्टमेटिक मैनर है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लगते हैं उनके ऊपर। तो कॉर्पोरेटाइजेशन आ जाए, एंटरप्रेन्योरशिप पे थोड़ा भरोसा आ जाए, और एंटरप्रेन्योर्स भी डेवलप हो। मेरी बात समझ में आई? तो इसलिए उन्होंने ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है। ओपीसी डिफर्स फ्रॉम सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न इन एस्पेक्ट ऑफ द ओपीसी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। उनको भी ये लेके आए कि भैया तुम और तुम्हारी कंपनी अलग, तुम्हारी प्रॉपर्टी और कंपनी की प्रॉपर्टी अलग। तो वो जो डर है, घबराहट है कि मेरी प्रॉपर्टी अगर कल को मेरे बिजनेस में लॉस होगा तो वो लिमिट तक ही हो, तो उस कंसेप्ट को लेके आने के लिए सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट भी लेके आए। इसीलिए उन्हें कौन सी लाइबिलिटी मिल सकती है? लिमिट। अगर सेपरेशन ना होता कंपनी और ऑनर का तो कहां से आती लिमिटेड लाइबिलिटी? इसकी जगह बनाते ही कहां से हैं हम? क्योंकि कंपनी और मेंबर सेपरेट एंटिटीज है, इसलिए कंपनी की प्रॉपर्टी अलग है, मेंबर की प्रॉपर्टी अलग मानी जाएगी। और जो क्रेडिटर है उसका डीलिंग कंपनी से है, क्योंकि वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, उसका डीलिंग सीधे मेंबर से नहीं है, इसलिए वो क्लेम नहीं कर सकता मेंबर की प्रॉपर्टी पे। कॉर्पोरेट विल दी गई, कोई डाउट, दिक्कत? तो सोल प्रोप्राइटरशिप में ये दोनों ही तो नहीं थे। आई होप मेरी बात समझ में आई। तो एज अ सिंगल पर्सन अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी लाइबिलिटी लिमिटेड रहे तुम्हारे बिजनेस में, तो क्या बना लो? 1% कंपनी। कोई डाउट? आगे वो तो याद दिला रहे हैं कि देखो सोल प्रोप्राइटर में तो लाइबिलिटी जो थी वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं थी, और उसके एंटायर असेट मतलब पर्सनल असेट पे भी बात चली जाती थी। तो ठीक है।
द प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट ऑफ ओपीसी आर सिंप्लीफाइड थ्रू एग्जम्पशन प्रोवाइडेड अंडर एक्ट। मतलब क्या है इसका, देखो कंपनी चलाना कोई आसान काम नहीं है, कंपनीज एक्ट फॉलो करना कोई आसान काम नहीं है। 464 तो सेक्शन है, फिर उसके अलावा गवर्नमेंट वो तो सेक्शंस में कई बार तो ये भी लिखा है कि एज में भी प्रिस्क्राइब्ड, फिर उस पर गवर्नमेंट रूल ले आती है, वो रूल भी फॉलो करना है। और अगर आपकी कंपनी बैंकिंग इंश्योरेंस ऐसी कुछ हो गई तो उसके ऊपर अलग अथॉरिटी बैठी है, आरबीआई आईआरडीए। तो इट्स नॉट इजी गेम, बहुत कॉस्टली अफेयर है कंपनी को रन करना। बनाना कॉस्टली है, बंद करना कॉस्टली है, इवन रन करना कॉस्टली है। मीन बहुत सारी रिक्वायरमेंट है, मीटिंग करनी पड़ेगी, आरओसी के पास बार बार डॉक्यूमेंट जमा करने पड़ेंगे, कंपनी के ऑडिट कराने पड़ेंगे, बुक्स के ऑडिट अलग हैं, सेक्रेटरियल ऑडिट अलग हैं, कंप्लाइंस लॉ के ऑडिट अलग हैं कि आपने लॉ के कंप्लाइंस कराए कि नहीं, बहुत सारी बातें हैं। पर ये सारी बातें कौन से टाइप की कंपनी पे लगती है, पब्लिक। प्राइवेट कंपनी को ही हमने थोड़े प्रिविलेज दे दिए, भैया बहुत सारे सेक्शंस और बहुत सारा पार्ट जो है तुम्हें कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो ओपीसी को तो और ज्यादा प्रिविलेज दे दिए, और वो यही बात लिख रहे हैं कि हमने प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट जो है उनको सिंप्लीफाइड कर दिया है। किनके लिए, ओपीसी के लिए। तो ओपीसी पे कंपनीज एक्ट के सारे सेक्शन एज इट इज नहीं लगते हैं, जो सेक्शन ओपीसी पे लगना है उस पर स्पेसिफिकली लिख दिया जाता है कि इसको ओपीसी को फॉलो करना है। मेरी बात समझ, और बहुत सारे तो कॉमन सेंस से ही हट जाएंगे। अगर मेंबर अकेला है तो कितनी जनरल मीटिंग करेगा ये, बताओ। मीटिंग करने के लिए कम से कम 2 लोग होने चाहिए जनरल मीटिंग के लिए। हाँ, बोर्ड में मेंबर ज्यादा है तो वहां बोर्ड मीटिंग होगी, वो एक अलग बात है। जनरल मीटिंग की तो रिक्वायरमेंट ही खत्म हो गई उसके ऊपर से। एक बात और लॉ ने क्लियर की कि ये जो ओपीसी है, देखो अगली लाइन में लिखा है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31C कंपनीज एक्ट, ओपीसी इज अ प्राइवेट लिमिटेड। इसमें कोई गलत फहमी मत रखना, क्योंकि ये पब्लिक से फंडिंग नहीं ले सकती। तो बेसिकली हम बना रहे हैं ओपीसी, लेकिन वो है किसका ही टाइप, प्राइवेट कंपनी का ही टाइप है। वहां बस मिनिमम 2 मेंबर थे, हमने 1 पर्सन पे भी अलाउ कर दी है। अपनी खुद की फंडिंग लगाएगा, पब्लिक से पैसा नहीं ले सकता, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर का तो इस पे सवाल ही नहीं उठता, और नंबर ऑफ मेंबरशिप पे भी सवाल ही नहीं है। तो 3 जो पॉइंट थे जो डिफाइन करते हैं प्राइवेट कंपनी को, 3 ही तो पॉइंट थे जो प्राइवेट कंपनी को डिफाइन करते हैं, और जो प्राइवेट नहीं है वो सब पब्लिक है। वो क्या थे, एक प्रोहिबिशन था पब्लिक से फंडिंग लेने पे, नहीं ले सकते, प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकते, पब्लिक इन्विटेशन ही नहीं दे सकते, पैसा लोना तो दूर, यू कैन नॉट इनवाइट पब्लिक फॉर इन्वेस्टिंग। दूसरा क्या था, नंबर ऑफ मेंबरशिप 200 को क्रॉस नहीं कर सकती एक्सेप्ट देयर एम्प्लॉय एंड प्रीवियस एम्प्लॉइज। ये दोनों बातें तो इस पे वैसे ही नहीं लग रही, नंबर ऑफ मेंबरशिप की बात ही मत करो, वो पब्लिक से पैसा हिला नहीं सकता। सॉरी, एक और बात क्या थी, तीसरी, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। ये अपना इंटरेस्ट किसी को ट्रांसफर कर ही नहीं सकता, पूरी होल्डिंग इसी के पास है। तो ले दे के एक ही तो पॉइंट है पब्लिक फंड वाला, वो ये पब्लिक से ला नहीं सकता। इसको क्लियर करने के लिए उन्होंने कहा भैया तुम प्राइवेट लिमिटेड हो, कल को ये मत समझ लेना कि तुम पब्लिक लिमिटेड हो। कोई डाउट? विद द मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, ये लाइन लिखने का क्या मतलब है कि ओपीसी बनाने के लिए क्या आपको मिनिमम कैपिटल कितनी पेड अप शेयर कैपिटल रखनी पड़ेगी, ये प्रिस्क्राइब्ड एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। इस लाइन का मतलब होता है कि इसके बारे में गवर्नमेंट रूल बना के बताएगी। हम तो एक्ट की तरह बता रहे हैं कि तुम एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, और मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड शेयर कैपिटल, मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल जो आपको मेंटेन करनी पड़ेगी कंपनी में, वो कितनी होगी, वो प्रिस्क्राइब होगा। मतलब कि पावर दे दी है हमने किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि वो डिसाइड करेगी। कोई डाउट है यहां तक? देखो अगला, 1 पर्सन कंपनी, ओनली 1 पर्सन एज मेंबर। ये 1 पर्सन मैंने बताया डायरेक्टर वायरेक्टर के लिए नहीं है, कंपनी में बहुत लोग काम कर सकते हैं, बट मेंबर एक ही रहेगा। मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल उन्होंने तो कह दिया था कि भाई प्रिस्क्राइब कर देंगे, तो गवर्नमेंट ने अभी कोई लिमिट प्रिस्क्राइब
नहीं की है, तो ऑब्वियस बात है कि आपको मिनिमम पे कोई कंडीशन नहीं है, आपको जितनी कैपिटल रखनी है आप रख सकते हो, 1 लाख रख लो, 50,000 रख लो, 10,000 रख लो, कोई मिनिमम क्राइटेरिया अभी तक प्रिस्क्राइब नहीं है, मतलब कोई मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है। द मेमोरेंडम ऑफ ओपीसी, मेमोरेंडम मतलब पता है ना, वो वाला डॉक्यूमेंट जो चार्टर है, नेरोलैक, शाल इंडिकेट द नेम, उस डॉक्यूमेंट में उस मेंबर का नाम होगा जो मेंबर है, चलो ठीक है ये तो होगा, लेकिन उसमें एक और नाम आपको कंपल्सरी देना पड़ेगा। कल को आपको अचानक कुछ हो गया तो ये कंपनी तो कॉर्पोरेट बॉडी है, ये तो लीगल एग्जिस्टेंस में आई है, इसको चलाएगा कौन? समझ में आई बात? तो वो ये कह रहे हैं ओपीसी शाल इंडिकेट द नेम ऑफ द अदर पर्सन हु शाल इन द इवेंट ऑफ सब्सक्राइबर्स डेथ। एक इवेंट तो डेथ हो सकता है, एक इवेंट हो सकता है कोई और तरह की इनकैपेसिटी हो गई, आप बीमार बहुत ज्यादा हो गए, आप पागल हो गए, मेंटली अनसाउंड हो गए, तो आपके बिहाफ पे आप तो कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं पाओगे, तो फिर कंपनी कौन चलाएगा, कौन कंपनी का मेंबर रहेगा, इनडायरेक्ट डिसीजन मेकिंग कौन करेगा? बात समझ में आई या नहीं आई? इसलिए आपको एक नाम पक्का अदर पर्सन का देना। कोई समस्या? अब मजेदार बात और सुनो, अदर पर्सन हुज नेम इज गिवन इन द मेमोरेंडम शाल गिव हिज प्रायर रिटर्न कंसेंट। तुम्हारे नाम देने से केवल काम नहीं चलेगा, जिसका नाम तुम दे रहे हो वो इस पोजीशन पे रहना चाहता है कि नहीं, मतलब एक स्टैंड बाय पोजीशन पे रहना चाहता है कि नहीं, कि तुम जैसे ही हटे वो कंपनी चलाने आ जाएगा, उसकी क्या लेके आओ, रिटर्न कंसेंट। बात समझ में आई? और उस रिटर्न कंसेंट के डॉक्यूमेंट को किसके पास फाइल कर दो? आरओसी। मतलब ये डिटेल हमेशा सबको पता होगी, तुम्हारे तुमसे जो भी कॉन्ट्रैक्ट करने आएगा, आरओसी के पास जो पेपर पहुंच गया ना, वो एमसीए की वेबसाइट पे चढ़ गया और वो हो गया पब्लिक डॉक्यूमेंट। तो कोई भी जब तुमसे डील करने आए तो वो नॉलेज में रहे कि भैया अभी ये वन ओपीसी है, ये 1% जो है ये मेंबर है, ये कंपनी को इनडायरेक्टली चलाता है, इसको कुछ होगा तो कौन सा बंदा मेंबर बनेगा। कुछ समझ में आया या नहीं आया? वो यही बोल रहा है कि ये सब आपको तब से दे के रखना है, कब से? जब से कंपनी एग्जिस्टेंस में लाओगे। हाँ या ना? अब और मजेदार बात सुनो, वो बंदा कभी भी अपनी कंसेंट वापस भी ले सकता है, उसको ये हक मिलना चाहिए ना कि वो अपनी कंसेंट वापस ले सकता है। द मेंबर ऑफ ओपीसी मे एट एनी टाइम, जैसे उसको ये हक है कि वो अपना नाम कभी भी वापस ले सकता है, ऐसे ही मेंबर को भी ये राइट है कि वो कभी भी चेंज कर सकता है उस पर्सन को। मेरी बात समझ में आई ना? ऑब्वियस बात है, ऐसा कुछ भी हुआ कि उसने अपना नाम वापस लिया हो, या फिर मेंबर ने ही अदर पर्सन का नाम बदल दिया हो, मतलब उस कोई और पर्सन को वो अदर पर्सन बनाना चाहता है, ऑब्वियस बात है ये ऐसा अपने अंदर अंदर मत कर लो, इसको क्या करो, किसको भेजोगे? आरओसी को, ताकि आरओसी उस नोटिस को फिर से अपडेट कर लेगा, ताकि पब्लिक को ये बात पता रहे। कोई डाउट है? वही बात है, एनी सच चेंज इन द नेम ऑफ द पर्सन शैल नॉट बी डीम्ड टू हैव बीन एन अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम। इसको हम अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम नहीं मानेंगे, पूछो क्यों? अरे वो पर्सन स्टैंड बाय पे है, कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक में कुछ चेंज आया है क्या? जो मेंबर पहले था वही मेंबर आज भी है, जो नाम पहले था वही नाम आज भी है, जो ऑब्जेक्ट पहले था वही ऑब्जेक्ट आज भी है। इससे कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक कुछ नहीं बदली, आप वो अदर पर्सन स्टैंड बाय पे जो बैठा है कि आपको कुछ होगा तो वो कंपनी संभालेगा, उसको बदल रहे हो। इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम। मेमोरेंडम अल्टरेशन नहीं माना जाता इसे, इवन दो वो नाम मेमोरेंडम में ही आएगा, अपडेटेड नाम भी, ऑब्वियसली दूसरी कॉपी बनानी पड़ेगी मेमोरेंडम की, बट फिर भी इसे अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम नहीं माना जाता, क्योंकि कंपनी का कुछ भी कैरेक्टर नहीं बदला है, ना उसकी कैपेसिटी बदली है, ना उसका स्कोप बदला है, ना उसका ऑब्जेक्ट बदला है, ना उसका नाम बदला है, तो फिर काय का अल्टरेशन? ओनली अ नेचुरल पर्सन। अब आया मजा,
एक प्राइवेट कंपनी बनानी है, कम से कम 2 लोग चाहिए। दोनों के दोनों कौन हो सकते हैं? आर्टिफिशियल पर्सन। अलाउड है, उनके रिप्रेजेंटेटिव आके बना देंगे। क्या बोला मैंने, समझ में बात? लेकिन ओपीसी बनानी है, और सोचो कोई आर्टिफिशियल पर्सन आके खड़ा हो जाए, मतलब कि एक अच्छी खासी पब्लिक कंपनी जिसमें मल्टीपल मेंबर्स हैं, वो ओपीसी बनाए और बोले ये ओपीसी का जो मेंबर है वो ये आर्टिफिशियल पर्सन है। ऐसा बेसिक इसका इंटेंशन क्यों पढ़ाया था? इसीलिए पढ़ाया कि भाई वो जो 1 पर्सन सोल प्रोप्राइटरशिप में फंसे हुए हैं, जिनके पास कोई तरीका नहीं है लिमिटेड लाइब्रेरी, उनके लिए ये गेट ओपन किया है। और इतने सारे प्रिविलेज दे रहे हैं कि भैया आपके ऊपर बहुत लिमिटेड कंपनीज एक्ट लगेगा, सारे प्रोविजन आप पे लगने नहीं वाले हैं। ये हम पब्लिक कंपनी को इनडायरेक्ट मैनर में दे देंगे क्या? कुछ समझ में आई बात? लॉ का पर्पस ही डिफीट हो जाएगा। कोई भी लॉ आता है, कोई भी प्रोविजन आता है, उसके पीछे कोई सेंस होती है, कोई स्पिरिट होती है कि भाई हम क्यों लेके आए, हमारा इंटेंशन क्या है। वो इंटेंशन ही डिफीट हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने साफ कह दिया ओनली नेचुरल, मतलब एक इंसान ही। फिर और आगे गए, बोले ये बेनिफिट हम केवल कहां तक रखेंगे, इंडिया में हम ये कल्चर लाना चाहते हैं, तो ये हम बेनिफिट केवल किसको देंगे, इंडियन सिटीजन। सिटीजन समझते हो? सिटीजन और रेसिडेंट में बहुत अंतर है। रेसिडेंट वो है जो इंडिया में रिसाइड करके अपनी लिविंग अर्न कर रहा है। घूमने आया वो रेसिडेंट नहीं है, भले वो कितने भी दिन रह जाए। जो लिविंग अर्न कर रहा है और इंडिया में रुकता है, वो रेसिडेंट है। सिटीजन कौन है? जिसके पास इंडियन पासपोर्ट है, जिसके पास इंडियन आधार कार्ड है, इस तरह के एविडेंस है, जो इंडिया में बॉर्न हुआ, उसके पास ये डॉक्यूमेंट्स है, और उसने किसी और देश की सिटीजनशिप नहीं ली, क्योंकि जैसे ही तुम किसी और देश की सिटीजनशिप लोगे, इंडिया में ड्यूअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं है, तो फिर तुम अपने आप हट गए। फिर भले तुम्हारे पास पासपोर्ट आधार था। उन्होंने कहा रेसिडेंट के हिसाब से नहीं बना रहे, सिटीजन के हिसाब से बना रहे, कि वो व्यक्ति सिटीजन होना चाहिए, फिर वो रेसिडेंट हो या ना हो। भाई ऐसे लोग होते हैं ना, मेरे पास सब है, अभी मैं जॉब करने यूएसए चला जाऊं तो क्या मेरी सिटीजनशिप खत्म हो गई? तो मैं रेसिडेंट हूं या नहीं इससे फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन सिटीजन में हूं, नेचुरल पर्सन हूं। भले ही अमेरिका में रहता हूं, मैं इंडिया में क्या कर सकता हूं, ओपीसी ओपन कर सकता हूं। कोई समस्या है? तो इंडियन सिटीजन वेदर रेसिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज एंड हैज स्टेड इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 120 days ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ये और अदरवाइज तक बात खत्म हो गई है, एंड से अलग बात है। सिटीजन हो, फिर चाहे तुम रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, तुम पक्का ओपीसी खोल लोगे। लेकिन अगर सिटीजन नहीं हो, ऐसा नहीं 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 नहीं, एंड लिखा है और नहीं लिखा है, तो आगे की जो लाइन है वो अल्टरनेटिव नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री है। वो लाइन, वो कंडीशन भी सेटिस्फाई करनी है तुम्हें। सिटीजन हो, रेसिडेंट हो या नहीं, इनकम टैक्स किसी और भाषा में हमें मतलब नहीं है, कंपनीज एक्ट अपनी डेफिनेशन खुद बोल रहा है। तुम सिटीजन हो, तुम यूएसए में रहते हो, लेकिन यू हैव स्टेड इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन, मतलब कम से कम मुझे 120 दिन ड्यूरिंग इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में इंडिया में था, तो ही मैं एलिजिबल हूं नेचुरल मतलब कंपनी खोलने के लिए। देखो, ऐसे प्रोविजन को रटने के बजाय थोड़ा सोचा करो कि कैसा बंदा बन जाएगा, फिर ये प्रोविजन अपने आप लिख लोगे। आर्टिफिशियल पर्सन तो ओपीसी खोल ही नहीं सकता, तो वो तो सब वैसे ही बाहर हो गए। इसको बोलते हैं साइंस ऑफ डिडक्शन। तो उन सबको तो हम सोचे ही मत कि वो आएंगे। बचे कौन? नेचुरल। फिर हमने कहा इंडियन सिटीजन ही खोल सकता है, तो जो इंडियन सिटीजन नहीं है वो भी बाहर हो गए। अब केवल कौन बचे? इंडियन सिटीजन। उनमें भी हमने केवल वो इंडियन सिटीजन ही पकड़े हैं जो इंडिया में प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 120 दिन थे। मैं आज कंपनी खोलने जाऊंगा तो मेरा पिछला साल का स्टे देखा जाएगा। अब मैं इंडिया में ही रहता हूं तो मेरा पूरा 365 दिन का स्टे, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो इंडिया से आता जाता रहता है ना, उस बंदे के लिए पकड़ लिया उन्होंने उसको, कि बोले यार कम से कम पिछले कौन से ईयर में,
फाइनेंशियल ईयर बोले तो वही 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो जो कोई बंदा अगर इस पर क्वेश्चन ही बनाना है उन्हें, तो वो ऐसा सब डेटा दे देंगे, तो तुम वही डिडक्शन करते हुए चले जाना कि भाई तू कहाँ बाहर हो रहा है। और आखिरी कंडीशन पे आके यहाँ पे बात टिकेगी, वो नेचुरल है, वो इंडियन सिटीजन है, उसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का स्टे दिया है, अगर वो 120 दिन और मोर, नॉट लेस देन 120, मतलब 120 दिन और मोर इंडिया में स्टे कर लेता है, 120 से ज्यादा नहीं है, 120 और मोर, नॉट लेस देन 120, मतलब 119 दिन नहीं रुकना है, कम से कम 120 रुकना है। तो हम इसको दूसरी तरफ क्या बोल देंगे, 120 और मोर। गिन लो अगर वो रुका है, कोई दिक्कत है क्या? shall be eligible to incorporate OPC, shall be a nominee for the sole member of OPC। मतलब वो दो चीजों के लिए एलिजिबल है, ओपीसी खोलने के लिए या ओपीसी का मेंबर बनने के लिए। इनडायरेक्टली क्या बात हो गई, जो क्राइटेरिया मेंबर बनने का है, ओपीसी इनकॉर्पोरेट करने का है, वही क्राइटेरिया नॉमिनी बनने का है, होना भी चाहिए। क्योंकि इसको अचानक कुछ हुआ तो तुम तो सीधे धड़ से क्या बन जाओगे, मेंबर, कंपनी संभालोगे। तो तुम भी तो वही एलिजिबिलिटी पे होना चाहिए ना पहले दिन से ही, इसीलिए किसी और एलिजिबिलिटी को इसमें नहीं लाएंगे आप, ये कि यही एलिजिबिलिटी नॉमिनी को दे दी है कि नॉमिनी आप, इसका मतलब ये हो गया नॉमिनी उसी को बना पाओगे जो इस तरह से एलिजिबल। समझ आया? आगे लिखा है नो पर्सन शाल एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन वन ओपीसी। ये और एक मजेदार बात कर लो, अब हमने ये पढ़ा ओपीसी में एक मेंबर होगा, अब हम कह रहे हैं वो जो एक मेंबर है, मतलब एज अ पर्सन तुम्हारी ऑलरेडी कोई ओपीसी है, तो ये 1-to-1 रिलेशन है, 1-to-many रिलेशन नहीं है। कौन सा रिलेशन है ये, ऐसे बचपन में पढ़ा था ना, 1-to-1 है। तुम अगर इंगेज हो किसी ओपीसी से, तो आप कोई और ओपीसी में तुम नहीं जा सकते। क्या तुम नॉमिनी बन पाओगे किसी और ओपीसी के? वो उसको अचानक किसी दिन कुछ हुआ तो फिर तुम दो जगह हो जाओ, ऐसा कैसे पॉसिबल होने देंगे हम? तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है ना? पर्पस एक बार पकड़ लो ना तो सब समझ में आता है। इसलिए देखो अगली लाइन लिखी है, और बिकेम नॉमिनी इन मोर देन वन, नो पर्सन शाल बी एलिजिबल। ऐसा कोई इंसान नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है इस बात का, 1-to-1 रिलेशन में रहोगे। और मजेदार बात सुनो, अगर मेरे को किसी ने नॉमिनी बना रखा है, तब मैंने उसे हाँ कर दी है, अब मेरे को एक ओपीसी खुद भी खोलनी है, तो मेरे को वहां से अपना नाम हटवाना पड़ेगा। अरे कुछ समझ में आएगा? इसीलिए हमने वहां पे अलाउ करा क्या, भैया तुम अपना नाम हटवा सकते हो, दिक्कत नहीं। तो ऐसे आगे और सोचो, नो माइनर शाल बिकम मेंबर और नॉमिनी ऑफ द ओपीसी। माइनर को तो कॉन्ट्रैक्ट का राइट नहीं है, ओपीसी में उसे साफ मना कर दिया, भैया तुम मेंबर या नॉमिनी भी नहीं बनेगा। नॉमिनी भी क्यों नहीं बनने दे रहे? वही वाला रीजन है कि अचानक से मेंबर को कुछ हुआ तो क्या इसको कंट्रोल मिल जाएगा? नहीं, वो शेयर हेल्ड भी नहीं, और कैन होल्ड शेयर विद बेनिफिशियल इंटरेस्ट, इवन गार्डियन के थ्रू भी वो मेंबर नहीं बन सकता, ओपीसी नहीं चला सकता। ये ना होल्ड शेयर विद बेनिफिशियल इंटरेस्ट, एक होता है कि भाई आप डिसीजन मेकर हो, और एक होता है आप केवल बेनिफिट्स लेते हो, डिसीजन मेकिंग नहीं करते हो। डिसीजन मेकिंग कौन करते हैं? गार्डियन करते हैं। वो वाला तरीका भी नहीं चलेगा। कोई डाउट? माइनर का कोई रोल नहीं है ओपीसी में, ना वो मेंबर हो सकता है, ना वो नॉमिनी हो सकता है, और ना वो इनडायरेक्ट तरीके से मेंबर हो सकता है कि भाई उसके गार्डियन जो है वो डिसीजन लेते हैं और वो तो केवल बेनिफिशियल इंटरेस्ट रखता है, मतलब कि उससे जो प्रॉफिट वगैरह होते हैं वो उसको मिलते हैं, ऐसा भी नहीं चलेगा। आगे, such company cannot be incorporated, converted into a company under section 8। पता है ना section 8, the companies with charitable and other objects, गवर्नमेंट की परमिशन लेके काम करते हैं, डिविडेंड नहीं बांट सकते हैं, याद आया ना हम सब? सेक्शन 8 में इनका क्या काम है? इनका कोई काम नहीं है सेक्शन 8 में। ये सिर्फ और सिर्फ कौन सी कंपनी बनाएंगे? प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। तो सर क्या कभी ओपीसी कन्वर्ट हो सकती है? बिल्कुल। और मजेदार बात बताऊं, एक लिमिट तक तो तुम्हारी इच्छा है कि तुम्हें कन्वर्ट होना है या नहीं,
और एक लिमिट क्रॉस करने के बाद कंपनीज एक्ट कंपलसरी कर देगा कि तुम्हें अब प्राइवेट कंपनी की तरह ही काम करना है। एक टर्नओवर की लिमिट बना रखी है, इतना टर्नओवर एक्सीड हो जाए। एक कैपिटल की लिमिट बना रखी है, इससे ज्यादा कैपिटल तुम इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो, आएगी वो भी। मेरी बात समझ में आई? अभी के लिए इतना ही समझ लो, क्या एक ओपीसी कन्वर्ट हो सकती है? हो सकती है। किसमें? प्राइवेट या पब्लिक लिमिटेड में। पर किसमें नहीं हो सकती है? सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट नहीं हो सकती है। अरे आया, समझ आया? नहीं आया? 7 मेंबर इकट्ठे कर लो, ये 1% है, इसको कन्वर्ट होना है तो कंडीशन तो सारी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी ना। प्राइवेट लिमिटेड भी बनोगे तो भी तो 2 लाएंगे, क्योंकि उसके बिना तो बनेगी नहीं। 7 लोग ले आओ, अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज, अपने कैपिटल क्लॉज, उसमें रिक्विजिट चेंजेस कर लो, एसोसिएशन क्लॉज ले आओ। इसमें तो एसोसिएशन क्लॉज ही नहीं होता, क्योंकि एसोसिएशन है ही नहीं। तो मेमोरेंडम को फॉर्मेट पे ले जाओ टेबल एबीसीडी के, और रिक्वेस्ट कर दो उसको भर के। कोई समस्या? तो ये कह रहे हैं कि दो इट मे बी कन्वर्टेड टू अ प्राइवेट और पब्लिक कंपनी इन सर्टेन केसेस। सर्टेन केसेस इसलिए लिख दिए क्योंकि ये मामला डिस्क्रिशन भी हो सकता है। डिस्क्रिशन समझते हो ना, इच्छा, और मैंडेटरी भी हो सकता है। ये वर्ड्स की आदतें डालो। डिस्क्रिशनरी मतलब इच्छा अनुसार, मैंडेटरी मतलब कंपलसरी। वो कंपलसरी वर्ड यूज नहीं करते हैं, क्या यूज करते हैं? मैंडेटरी। ये जो मैं वर्ड्स बोलता हूँ, कंप्लाइंस करना, तो ये इनकी आदतें होनी चाहिए। कंप्लाइंस मतलब लॉ का फॉलो करना। लॉ का फॉलो करना नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे कंप्लाइड विद द लॉ। कॉन्ट्रावेंशन विद द लॉ, लॉ का अपोज जाना तो कॉन्ट्रावेंशन विद द लॉ। ये धीरे धीरे करके वोकेबलरी बनाओ, इन वोकेबलरी को यूज करो। आगे, सच कंपनी कैन नॉट, एक और रिस्ट्रिक्शन आया, कैरी आउट एनबीएफसी बिजनेस। एनबीएफसी सुना है क्या? मुथूट फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, ये बैंक नहीं है पर फाइनेंशियल बिजनेस करते हैं, इसीलिए नाम क्या है, कैसा है इसका? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल काम। तो आप नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी नहीं कर सकते, इवन आप सिक्योरिटी मार्केट में भी नहीं घुस सकते। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट, ये लोग जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं, एक तो लोन देने का काम करती हैं। इन्वेस्टमेंट कंपनीज भी है बहुत सारी ऐसी, जैसे म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं, वो लोगों का फंड इकट्ठा करके शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती हैं। इस तरह के बिजनेस आप नहीं कर सकते। बात समझ में आई? वो फ्रॉड के बहुत ज्यादा चांसेस है, पैसों का लेन देन होता है, तो पहले ही बना कर दिया। और एनबीएफसी के लिए तो बनने के लिए समझ लेना आरबीआई के नॉर्म्स फॉलो करने पड़ते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्लोज मॉनिटरिंग करता है और रूल्स बनाता है, जैसे बैंकिंग के लिए बनाता है वैसे ही नॉन बैंकिंग के लिए बनाता है। और सेबी के अंडर चले जाना पड़ता है। अगर आपको सिक्योरिटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है तो बिना सेबी की परमिशन के कर ही नहीं सकते। तो इतने लफड़ों में इनको नहीं भेजेंगे, पहले ही मना कर दिया कि ये वाले बिजनेस तुम्हारे बस के नहीं है। सेक्शन 8 कंपनी तुम नहीं बन सकते, ये वाले बिजनेस तुम नहीं कर सकते। एक रिस्ट्रिक्शन बिजनेस पे, एक रिस्ट्रिक्शन टाइप ऑफ कंपनी पे, और एक रिस्ट्रिक्शन एज पे, माइनर मेंबर नहीं बन सकता। एक रिस्ट्रिक्शन 1-to-1 रिलेशन वाला, एक कंपनी में मेंबर बन गए, दूसरी कंपनी में मेंबर या नॉमिनी नहीं बन सकते। एक रिस्ट्रिक्शन इंडियन सिटीजनशिप पे, कि भैया तुम्हें इंडियन सिटीजन होना चाहिए, या हम उनके लिए लाए। समझ आया कि नहीं आया? हियर द मेंबर कैन बी अ सोल मेंबर एंड डायरेक्टर। ये वाली लाइन तो वैसे आगे भी मैं बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। तुम मुझे बताओ, तुम अकेले मेंबर हो और तुमने कोई डायरेक्टर नहीं रखा, ऐसा हो सकता है, तो तुम्हें ही डायरेक्टर मान लिया जाएगा। पहले तो ये समझ लो, तुमने अपनी पोजीशन भी नहीं रखी है डायरेक्टर की, पर माने जाओगे तुम डायरेक्टर। क्यों? तुम्हारा डायरेक्टर नहीं है तो कंपनी की गवर्निंग बॉडी नहीं है, तो मैनेज कौन करता है? सोल मेंबर तुम हो, तो हम मान लेंगे कि तुम ही कौन हो? डायरेक्टर।
तुम मना नहीं कर सकते, समझ में आई बात। तो इवन दो तुम वो डेजिग्नेशन ना भी लो, तो भी हम मानेंगे कि वो तुम्हारी डेजिग्नेशन है। इस बात को लॉ में लिखते हैं डीम्ड टू बी डायरेक्टर। members member will be the sole member of the OPC will be deemed to be its director। माने जाओगे। सर कोई खुशी खुशी रखना चाहता हो अपनी पोजीशन की, मैं ही मेंबर हूं और मैं ही डायरेक्टर हूं, हाँ रख सकते हो। और मजेदार बात, अभी आई, क्या सर इसमें एक ही डायरेक्टर हो सकता है? कहाँ लिखा है? चलो कल मैं होमवर्क देता हूँ तुम्हें, देखे तुम खुद से कुछ कोशिश भी करते हो कि नहीं सीखने की। गूगल करो चाहे जो करो, मेरे को नहीं पता। मैं क्या होमवर्क दे रहा हूँ सुनना। प्राइवेट कंपनी, कंपनी वर्ड तो लिखना ही नहीं चाहिए, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड और ओपीसी, मिनिमम डायरेक्टर कितने होने चाहिए ये पता करके आना है तुम्हें। मिनिमम डायरेक्टर, मेरी बातों में वैसे इसका जवाब छुपा था अभी जो मैंने करी है। हाँ, 3 2 1। और ये भी देख के आओ कि मैक्सिमम डायरेक्टर कितना हो सकता है। उसने लिखा है मेंबर कैन बी द सोल मेंबर एंड डायरेक्टर, तो वो डायरेक्टर की पोजीशन ले सकता है, ये तो इससे पता चल रहा है। मैंने पूछा कंपनीज एक्ट की मिनिमम रिक्वायरमेंट के हिसाब से कितने डायरेक्टर होने जरूरी है। हाँ, माना जाएगा। मैं इसीलिए कह रहा था कि मेरी बात में उसका जवाब छुपा है। जब तुम ये ठीक से लाइन पढ़ोगे और मेरी बात सोचोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? इसी बात से ऐसे ऐसे ही लिखा है कंपनीज एक्ट ने, कंपनीज एक्ट ने सीधे दिया भी नहीं है। उसने बस ये बोल दिया ही कैन बी अ सोल, द सोल मेंबर कैन बी अ डायरेक्टर, और ऐसे लिख दिया कि अगर आप डायरेक्टर्स अपॉइंट नहीं करते तो आपको मान लेंगे हम। समझ में आई बात? तो ये दो बातों का कंक्लूजन ही बनाता है उसमें कि एक डायरेक्टर होना चाहिए, रख लो, नहीं रखोगे तो आपको मान लेंगे। क्या एक से ज्यादा हो सकते हैं? इसीलिए मैंने ये भी पूछा। इस पे कोई कंडीशन रखो, मैक्सिमम जितने रखने। बात समझ में आई? ओपीसी एक वन मेंबर कंपनी है, प्राइवेट नेचर की कंपनी है। नेचर इसलिए बता दिया भैया, नहीं तो तुम पब्लिक से पैसे उठाने लगो। सर पब्लिक से पैसे उठाएंगे तो हम तो शेयर इशू करते हैं, तो हमको तो मेंबर बनाना ही नहीं, तो ये बात तो अपने आप खत्म हो गई। नहीं, अपने आप खत्म नहीं हुई, डिवेंचर भी तो इशू करते हो। पब्लिक से फंड लेने का केवल शेयर कैपिटल इशू करके पैसा तरीका थोड़ी है, डिवेंचर इशू करके भी तो पब्लिक से पैसा ले लेते हो। तो मैं अलाउ नहीं है। बात समझ में आई है नहीं है? तो इसलिए उन्होंने आपका नेचर क्लियर कर दिया है, भैया तुम पब्लिक कंपनी नहीं हो कि तुम पब्लिक से पैसा उठाने लगो। प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकते, मतलब पब्लिक इनविटेशन ही नहीं दे सकते, ना शेयर के लिए ना डिवेंचर, किसी भी चीज के लिए। क्योंकि प्राइवेट कंपनी के लिए यही लिखा है, ऐसे नहीं लिखा कि आप शेयर कैपिटल पब्लिक को इशू नहीं कर सकते, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। यू कैन नॉट इनवाइट पब्लिक फॉर फंडिंग फाइनेंस, ना शेयर के नाम पे, ना डिवेंचर के नाम पे, ना बॉन्ड के नाम पे, ना पब्लिक डिपॉजिट के नाम पे, किसी भी नाम पे तुम पब्लिक को इनविटेशन नहीं दे सकते, ऐसे लिखा है। बात समझ में आई? ये थोड़े अच्छे लॉ है। वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उसमें भी थोड़ा अच्छापन था, थोड़ी सी देर। बाकी वो स्पेसिफिक वो एक एक करके उनने इसके राइट ये इसके राइट वो वन टाइम रीडिंग है, उसमें लॉजिक ज्यादा नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? बट ये बहुत लॉजिकल है और ऑब्वियसली मॉडर्न लॉ है, तो यूज भी बहुत होता है अभी। एनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप कॉर्पोरेटाइजेशन बिजनेस पर्पस, ओपीसी का पर्पस इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन आएगा। प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट कैसी कर दी है? सिंप्लीफाइड। क्या दे दिए हैं? एग्जम्पशन। ये एग्जम्पशन वर्ड समझो, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एग्जम्प्ट करने का मतलब होता है किसी लॉ के कंप्लायंस को करने से आजादी दे देना, ये लॉ कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है।
ये नियम पालने की जरूरत नहीं है। इसको बोलते हैं हम लॉ की भाषा में एग्जम्प्टेड फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ लॉ। इस वर्ड का ये मतलब होता है नो नीड फॉर कंप्लायंस। तो बहुत सारे प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स है। कौन से वाले? प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट से एग्जम्पशन दे दिए, प्रोसीजरल से दिए, लॉ को फॉलो करने से। जहां पे भी ऐसे प्रोविजन होंगे ना जो कंपनी को एक बाहर के पर्सन से डील करते समय कौन कौन से लॉ फॉलो करने चाहिए, वो लॉ तो फॉलो कर। प्रोसीजर जो है, अब बेचारा अकेला बंदा है, छोटा मोटा बिजनेस लेके बैठा है, तुम उसको बोल रहे हो मीटिंग करो, ये करो, वो करो, आरओसी के पास ये जमा करो, वो करो, बहुत सारे ऐसी चीजें बोले, उससे हम तुमको काफी एग्जम्पशन दे देंगे। कुछ कंपलसरी चीजें होंगी तो मेंशन कर देंगे कि ओपीसी को यहाँ पे ये चीज फॉलो करनी है। तो ये प्रोसीजरल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे, लीगल कंप्लाइंस एग्जम्पशन नहीं है, प्रोसीजरल कंप्लाइंस, सेपरेट लीगल एंटिटी और लिमिटेड लाइबिलिटी। कोई दिक्कत? अगली दोनों कंपनियां बहुत सिंपल हैं। प्राइवेट कंपनी सेक्शन 268 में डिस्क्राइब है। प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी, मतलब इसके स्कोप के बाहर कुछ सोचना मत, जो हम बोल रहे हैं उसी को प्राइवेट कंपनी बोलोगे। हैविंग अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज में बी प्रिस्क्राइब। कौन करेगा कि मिनिमम कितनी कैपिटल लेके ही आप एक प्राइवेट कंपनी बना पाओगे? कौन करेगा ये प्रिस्क्राइब? जब भी लॉ ऐसा बोले कि ऐसा प्रिस्क्राइब करेगा, तो वो कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी रूल बना के। समझ आया? इस लाइन का मतलब समझ में आया? जिस दिन गवर्नमेंट ने रूल बना दिया कम से कम 1 लाख रुपए चाहिए, तो मतलब ये हो गया कि एक प्राइवेट कंपनी बनाने जाओ तो कम से कम कितनी कैपिटल बनानी ही पड़ेगी? 1 लाख रुपए। कुछ समझ में आई बात? पेड अप शेयर कैपिटल। और गारंटी कंपनी में तो ये कंसेप्ट ही नहीं, क्योंकि उसमें तो फंड की जरूरत ही नहीं है शुरू में। या आप ऐसी कंपनी बना रहे हो कि फंड दूसरे तरीकों से ला रहे हो, इसलिए केवल पेड अप शेयर कैपिटल बात होती है। एंड मतलब आपको कम से कम वो मिनिमम पेड अप कैपिटल रखनी पड़ेगी जो प्रिस्क्राइब की जाएगी। एक्ट नहीं कर रहा प्रिस्क्राइब, उसने पावर कहीं और दे रखी है प्रिस्क्राइब की। तो बोल रहा है आप एक प्राइवेट कंपनी हो अगर आप मिनिमम पेड अप कैपिटल रखते हो जितनी प्रिस्क्राइब की जाए, प्लस प्लस अपने आर्टिकल से, विच बाय इट्स आर्टिकल, ये 3 काम करते हो। 3 ही है एग्जैक्ट। अपने आर्टिकल से, आर्टिकल क्या होते हैं? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज द प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी विच मैनेज इंटरनल रिलेशंस अमंग डायरेक्टर एंड कंपनी, मेंबर एंड कंपनी, हाँ या ना? विच क्रिएट्स रूल्स और regulations for internal management of a company. They are considered as bylaws of the company. तो ये जो तीनों बातें हैं कहां लिखी मिलेंगी? आर्टिकल्स में। और ये क्या है? ये रूल ही तो है कि भाई आप अपने शेयर्स के ट्रांसफर क्या रखोगे? रिस्ट्रिक्ट। मतलब क्या कह रहे हैं सर? मतलब मेंबर अपना शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकता, ये मतलब हुआ इसका? बताओ। नहीं, मेंबर अपना शेयर ट्रांसफर करेगा सब्जेक्ट टू टर्म एंड कंडीशन। तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जरूर ऐसी टर्म एंड कंडीशन बनाएगी, रूल बनाएगी ट्रांसफर ऑफ शेयर का। जैसे एग्जांपल के लिए वो बोल सकती है कि किसी मेंबर को अगर अपने शेयर बेचना है तो पहले कंपनी के जो एग्जिस्टिंग मेंबर है उनको पूछे, वो मना करे तो बाहर बेचे, अदरवाइज वो बाहर नहीं बेच सकता। ये रूल हो गया ना, तरीका हो गया। इसीलिए ये सब बातें किसमें लिखी जाएंगी? आर्टिकल्स में। और देखो, प्राइवेट कंपनी अपने मेंबर पे प्रोहिबिशन नहीं लगा सकती। वो ये नहीं बोल सकती कि आप अपने शेयर बेच ही नहीं सकते। रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, रूल्स बना सकती है, टर्म एंड कंडीशन लगा सकती है कि भैया ये टर्म कंडीशन फॉलो करके ही आप अपने शेयर ट्रांसफर कर पाओगे। प्रोहिबिशन वर्ड नहीं है, मना नहीं कर सकती कि ट्रांसफर ही नहीं करोगे। बात समझ में आई कि नहीं? रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, प्रोहिबिशन नहीं है। और
पब्लिक कंपनी के लिए यही पॉइंट क्या हो जाएगा पता है, तुम रिस्ट्रिक्शन ही नहीं लगा सकते, प्री ट्रांसफरेबिलिटी देनी पड़ेगी। इसीलिए तो पब्लिक कंपनियां ही शेयर मार्केट में रजिस्टर होंगी, प्राइवेट कंपनी कैसे आ जाएगी? अरे उसके शेयर्स तो रोज बिकते हैं और खरीदे जाते हैं। कुछ समझ में नहीं आया? तो रिस्ट्रिक्शन है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर पे, कहां लिखा जाएगा? आर्टिकल में। दूसरी बात, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ 1% कंपनी, क्योंकि भैया 1% कंपनी में तो ये बात करना ही बेकार है, एब्सर्ड हो जाएगी अगर मैंने अगली बात कर दी तो। लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर टू 200। बोलो कोई सेंस बनता था 1% कंपनी की? तो हमने कहा कि 1% कंपनी भी क्योंकि प्राइवेट कंपनी होती है, तो ये दूसरे पॉइंट में उसकी बातें मत करो, बाकियों की ही बातें करो। तो उन्होंने कहा नंबर ऑफ मेंबर्स लिमिट रखो, मतलब मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं? 200। लेकिन इसमें एक प्रोवाइडेड है, मैंने हमेशा बोला लॉ में जब भी प्रोवाइडेड आ जाए ऊपर प्रोविजन लिख के, तो समझ लो नीचे उसके एक्सेप्शन लिखा है। प्रोवाइडेड दैट मतलब सब्जेक्ट टू कंडीशन। क्या एक बात लिखी है प्रोवाइडेड? 2 or more person hold 1 or more share in a company jointly, they shall be counted for the purpose of this clause treated as single member। इस लाइन का क्या मतलब है सर? सपोज 1000 शेयर कंपनी के, मैंने और मेरे ब्रदर ने, मैं और मेरा ब्रो दोनों मिलके होल्ड करते हैं, 500 नहीं है। हाँ, अंतर समझ रहे हो ना? 1000 पे पूरी हम दोनों की होल्डिंग है, ऐसा नहीं होता क्या? अरे प्रॉपर्टी है कि एक सिंगल रूम की प्रॉपर्टी है, बोले ये हम दोनों की प्रॉपर्टी है, एंसेस्ट्रल मिली है, तो इसका क्या मतलब है? आधा रूम उसका आधा रूम मेरा, ऐसा? जॉइंट ऑनर होना, जॉइंट ऑनर का मतलब समझे ना, एक गाड़ी के 2 जॉइंट ऑनर। तो वैसे ही बोल रहे हैं 1000 शेयर पे जो होल्डिंग है वो हम दोनों की है, या एक शेयर पे होल्डिंग है तब बोलो दोनों की है, फिर तो समझ में आती है बात। आधा आधा थोड़ी बांटते, वही लिखा है। कैसे लिखा है? वेयर 2 or more person, मैं, मेरा भाई, मेरी बहन, जब क्या होल्ड 1, एक शेयर होल्ड करते हैं। किसी किसी कंपनी का एक शेयर बहुत बड़ा हो सकता है। अरे बात समझ में आई? उन्होंने अपना एक शेयर रखा 1 लाख रुपए का, तो रख सकते हैं। हम तीनों के पास मिलके एक ही शेयर है 1 लाख रुपए का, या फिर एक शेयर, या फिर एक से ज्यादा शेयर, 1000 शेयर कंबाइन होल्डिंग में, जॉइंट होल्डिंग में। तो इस क्लॉज की गिनती में जब गिने जा रहे होंगे मेंबर, तो ये सारे जॉइंट होल्डर एक ही गिने जाएंगे। अरे कुछ समझ में आया कि नहीं आया? प्रोवाइडेड फर्दर, जब भी पहला एक्सेप्शन डालते हैं तो लिखते हैं प्रोवाइडेड, दूसरा एक्सेप्शन आता है, अब तुम ये देखो जब लॉ देखोगे, अभी तो पहला साल है, अच्छे लॉज देखोगे तो प्रोवाइडेड फर्दर मतलब कि दूसरा एक्सेप्शन डाल रहा है। बात ओरिजिनल क्या है? 200 नंबर से ज्यादा नहीं हो सकते, पर कैसे डाला उन्होंने इसका हम एक एक्सेप्शन बताते हैं। जॉइंट होल्डिंग में क्लियरिटी दे दी ना, मल्टीपल लोगों को हम एक गिनेंगे, और यहां पे क्या बोल रहे हैं? आपके हु आर इन, ध्यान से ये वर्ड सुनना, हु आर इन एम्प्लॉयमेंट, मतलब एक करंट स्टेटस है उनका। अरे हाँ या ना? पर्सन हु आर इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, बाद में एंड लिखा है, हाँ एंड, आप जॉब में हो, एंड वो लोग जो हैविंग बीन फॉर्मरली इन द एम्प्लॉयमेंट, पहले थे, जो हैं प्लस जो थे। सर थे मतलब हो सकता है वो मर गए, हो सकता है वो रिटायर हो गए, हो सकता है वो जॉब छोड़ के चले गए, समझ लो ना? ये सब थे हो गए ना। वेयर मेंबर ऑफ द कंपनी, ये एम्प्लॉयमेंट में थे या एम्प्लॉयमेंट में हैं, ये ए और बी पॉइंट के बाद नई लाइन चालू हुई है यहां से। were member of the company while in that employment and having continued to be member after the employment cease, मतलब वो, मैं अभी जॉब में हूं और मैं मेंबर हो गया, फिर मैंने थोड़े दिन बाद जॉब छोड़ दी, फिर भी मैंने कंपनी की मेंबरशिप नहीं छोड़ी। आया समझ? आया?
बहुत ही मजेदार केस स्टडी बनती है इस क्वेश्चन पे। तो मैं मेंबर नहीं गिना जाऊंगा, क्या लिखा है, शाल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नंबर ऑफ मेंबर, ऐसे लोगों को गिनना ही मत। क्यों सर? इन लोगों को ना स्वेट इक्विटी शेयर दिए जाते हैं, या फिर ईसॉप दिया जाता है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, ईसॉप्स, ये नाम सुने? हाँ, शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में थे ना, क्लास 12th के अकाउंटिंग में। अपने एम्प्लॉय को ही शेयर दे दो ताकि वो मोटिवेट हो जाए, याद आया? उसको रिवॉर्ड करने का एक तरीका है। तो इसका इंटेंशन ही अलग है, मेंबरशिप नहीं दे रहे हम। और ऑब्वियसली एम्प्लॉय का डिसीजन उसको लेने देगा कोई मैनेजर बैठा उसके ऊपर, जॉब से निकाल देगा? वो तो पूरे प्रेशर में है, तुम्हारे गवर्निंग बॉडी के प्रेशर वाला बंदा है, और तेरे शेयर मिले उसको, उसमें क्या कर लेगा वो? लॉजिक समझना कंपनी एक्ट का। बोले इनको क्या मेंबर गिनना, ये मेंबर गिनने लायक ही नहीं है। कुछ समझ में आई बात? सर जॉब छोड़ देंगे फिर भी मेंबरशिप कंटिन्यू है, तब भी मेंबर मत गिनो, चलेगा। अब मेरा केस सुनना, मैं कंपनी में था, ईसॉप या स्वेट इक्विटी शेयर के नाम पे मैं शेयर होल्डर बन गया, मैं तब मेंबरशिप में नहीं गिना जाता हूँ, ठीक है। फिर मैंने कंपनी छोड़ दी, मेंबरशिप नहीं छोड़ी, तब भी मैं मेंबर में नहीं गिना जाता हूँ। फिर क्या हुआ, मैंने वो शेयर बेच दिए। ये पब्लिक कंपनी नहीं है कि मैंने मार्केट में ऐसे रिलायंस लिमिटेड के शेयर बेच दिए, सुनना, ये प्राइवेट कंपनी है, यहाँ रूल्स होंगे ट्रांसफरेबिलिटी पे। पता चल गया कंपनी को, इतनी छोटी सी तो कंपनी है, किसने शेयर बेचे, तो मैंने शेयर बेचे, कंपनी को पता चल गया, मैं बेच के चला गया, तो जिसने शेयर खरीदे वो तो मेंबर में काउंट होगा ना। और मजेदार बात सुनो, थोड़े दिन बाद मेरा मन बदल गया, उस बंदे से मैंने बहुत हाथ पैर जोड़े, भैया मेरे को शेयर दे दे। और कंपनी की पॉलिसी में भी ऐसा कुछ मना नहीं था, और कंपनी ने भी अलाउ कर ली वो ट्रांसफरेबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन थे फिर भी। अब मैं वापस मेंबर बना, अब मैं काउंट होऊंगा, क्योंकि वो ऊपर वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। अब वो थी कि मैं मेंबर में एम्प्लॉय था, तब मैं शेयर होल्डर था, फिर उसके बाद मैंने जॉब छोड़ी तो भी मैंने मेंबरशिप कंटिन्यू रखी, मैंने मेंबरशिप नहीं छोड़ी। वो जो दूसरी बात लिखी है फिर से पढ़ो, पर्सन हैविंग बीन फॉर्मरली इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी वेर मेंबर्स ऑफ द कंपनी वाइल इन द एम्प्लॉयमेंट। मैं मेंबर तब बना जब एम्प्लॉयमेंट में था, कंडीशन क्या है, मैं मेंबर तब बना जब एम्प्लॉयमेंट में था, एंड कंटिन्यू टू बी मेंबर आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट सीज। मेरी जॉब छूट जाने, मेरी मेंबरशिप मेरी जॉब से रिटायर हो जाने के बाद भी मेंबर बना रहा, तो ही मैं काउंट नहीं हूंगा। अब मैं केस में नहीं आता। इस शेयर की होल्डिंग मैंने कब ली, जब मैं जॉब में नहीं हूं। अरे आया समझ? जो जैसे ही मैंने ब्रेक लिया वो मेंबरशिप से, तो अगली मेंबरशिप जब मैंने होल्ड की तब मैं जॉब में नहीं हूं, नहीं हूं तो ये केस में नहीं आता। ऐसा एक्सप्लेन करेंगे, प्रोविजन लिख के ऐसा एक्सप्लेन करेंगे। कुछ समझ में आई बात? बड़ा इंटरेस्टिंग है। तीसरी कंडीशन तो बहुत ही सिंपल है ना, प्रोहिबिट। प्रोहिबिट यहां रिस्ट्रिक्ट नहीं लिखा है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां क्या हैं, प्रोहिबिटेड हैं, साफ मना है उनको क्या करने से, इनविटेशन टू पब्लिक से, टू सब्सक्राइब एनी सिक्योरिटी। एनी सिक्योरिटी मतलब क्या, शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड, पीडी। पीडी बोले तो पब्लिक डिपॉजिट, किसी भी नाम से आ जाओ, पब्लिक को इनविटेशन नहीं देना है। और ये सारे नाम हमारे बुक्स में होने नहीं चाहिए क्या? अरे हैं, रखो, शेयर भी रखो, बॉन्ड भी रखो, पब्लिक से नहीं लाना। पर्सनल चिट्ठी लिखो व्यक्ति के नाम पे, पर्सनल ऑफर दो उसको, वो एक्सेप्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट वाली बात, थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट तो हर जगह आएगा, इसलिए उसको सीखना पहले जरूरी होता है। बात समझ में आई या नहीं आई? पर्सनल ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर, याद आया? जनरल ऑफर नहीं चलेगा, पर्सनल ऑफर चलेगा। जनरल ऑफर मतलब इनविटेशन टू पब्लिक, ओपन फॉर ऑल, एनीबॉडी कैन एक्सेप्ट इट। कनेक्ट हो रहा है? तो ये है प्राइवेट कंपनी, नो मिनिमम पेड अप कैपिटल। क्या? क्योंकि अभी तक कोई रूल नहीं आया, नो
rule is prescribed by सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी कोई रूल ही नहीं है। ऐसे ही ओपीसी में पढ़ा था, उसमें भी कहा था कि मिनिमम पेड अप कैपिटल होगी, अगर गवर्नमेंट चाहे, जिस दिन गवर्नमेंट चाहेगी उस दिन एक रूल बना देगी कि ये मिनिमम पेड अप कैपिटल होगी। जिस दिन वो रूल आ गया उस दिन फिर इनको फॉलो करना पड़ेगा। जब तक वो रूल नहीं है तब तक कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन एक्ट ने तो लिख रखी है ना कि भैया आपको मिनिमम कैपिटल रखनी पड़ेगी एज में बी प्रिस्क्राइब। प्रिस्क्रिप्शन नहीं आ रही है मतलब कि अमाउंट है ही नहीं। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर 2, लेकिन अगर ओपीसी हुई तो, क्योंकि वो भी एक प्राइवेट नेचर की कंपनी है। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर 200 एक्सक्लूडिंग प्रेजेंट एम्प्लॉय कम मेंबर्स। एम्प्लॉय कम मेंबर समझ रहे हो ना, एम्प्लॉय की वजह से मेंबरशिप मिली है उसको। ये भी मजेदार बात है, उसने पर्सनल लेवल पे जाके नहीं खरीदी है, एम्प्लॉय की वजह से मेंबरशिप मिली है। एस्टवाइल मतलब होते हैं पुराने एम्प्लॉय कम मेंबर, ये एस्टवाइल का मतलब होता है ओल्ड। ठीक है, आगे चलो। पुराने एम्प्लॉय थे। राइट टू ट्रांसफर शेयर इज मना है क्या, प्रोहिबिटेड लिखा है क्या? सब मतलब ट्रांसफर सब्जेक्ट टू टर्म एंड कंडीशन, ये रिस्ट्रिक्टेड वर्ड का मतलब होता है। प्रोहिबिशन ऑन इनविटेशन टू सब्सक्राइब एनी ऑफ द सिक्योरिटी, इनविटेशन नहीं दे सकते किसको, पब्लिक को। पब्लिक तो लिखा ही। स्मॉल कंपनी इज, अभी आएगा, डिफाइन करता है ये स्मॉल कंपनी को। ओपीसी भी प्राइवेट कंपनी, स्मॉल कंपनी भी सिर्फ प्राइवेट कंपनी हो सकती है। आगे देखो, ओपीसी कैन बी फॉर्म ओनली एज प्राइवेट कंपनी। ठीक है, स्मॉल भी पढ़ के खत्म करते हैं और ये चैप्टर हमारा लगभग शायद ओवर हो जाएगा। केवल वो शेयर कैपिटल वाली बातें बची है, वो तो पढ़ लेगी तो हो ही जाएगा। स्मॉल कंपनी गिवन अंडर सेक्शन 285, तो डेफिनेशन याद ही है, मतलब ये डिफाइंड है। फिर वो बोलते हैं मीन्स, जैसे ही मीन्स मिलता है मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि और कुछ इधर उधर सोचने की जरूरत ही नहीं होती। ऐसी कंपनी अदर देन पब्लिक, मतलब ये जो नीचे कैरेक्टर हैं ये किसमें भी हो सकते हैं, पब्लिक में भी हो सकते हैं। ऐसे कैसे ही हो सकते हैं, फिर भी हम उन्हें ओपीसी नहीं मानेंगे। ये कैरेक्टर जब प्राइवेट लिमिटेड में पाए जाएंगे तभी हम उसे क्या मानेंगे, ओपीसी, सॉरी ओपीसी बोल रहा हूं, स्मॉल कंपनी मानेंगे। ये जो नीचे कैरेक्टर दिए जा रहे हैं, ये कैरेक्टर हो सकता है तुम एक पब्लिक कंपनी बनाने जाओ और तुम एज इट इज कैरेक्टर रख लो, जैसे इसमें पेड अप शेयर कैपिटल लिखी है नॉट एक्सीडिंग 50 लाख। तुमने एक पब्लिक कंपनी बनाई और तुमने अपनी पेड अप शेयर कैपिटल बनाई है 20 लाख, तो क्या तुम इस फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो? बोलो हाँ या ना। पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ विच डज नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीज और सच हायर अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब। जब तुम हायर अमाउंट एज में भी प्रिस्क्राइब पढ़ते हो मतलब कि क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट आगे चाहे तो उसके लिए स्कोप छोड़ रखा है कि तुम कोई और अमाउंट बना लेना। अरे आया समझ? लेकिन कैसा बनाना, हायर ही बनाना। किससे, 50 लाख से हायर अमाउंट बना सकते हो। लेकिन आगे देखो और मजेदार चीज दिखाता हूं, विच शैल नॉट एक्सीड मोर देन 10 करोड़। लेकिन जो भी अमाउंट बनाना वो 10 करोड़ को क्रॉस, मतलब उसने रेंज दे दी एक्ट ने गवर्नमेंट को अमाउंट प्रिस्क्राइब करने की। अरे ऐसी रेंज उसने पार्टनरशिप में दी थी नंबर ऑफ मेंबर पे, मैक्सिमम 100 तक जा सकते हो और मिनिमम कहां तक रह सकते हो, दो, दो के नीचे नहीं आओगे। तो गवर्नमेंट ने उसमें तो पावर एक्सरसाइज भी कर ली अपनी, और गवर्नमेंट ने रूल 10 बना के बोला 50 मेंबर मैक्स विद इन द रेंज। समझ आई बात? तो ये रेंज लिखी है, ये आगे के लिए टेंशन नहीं लेना। बात समझ में आई कि नहीं आई?
तो एक्ट ने लिमिट कौन सी सेट कर दी है? नॉट एक्सीडिंग 50 लाख। गवर्नमेंट जिस दिन इसको नॉट एक्सीडिंग 1 करोड़ कर देगी तो स्मॉल कंपनियां किस दायरे तक की कैपिटल होल्ड कर पाएंगी? पेड अप शेयर कैपिटल 1 करोड़ तक की। देख लो, साइज बढ़ा सकती है गवर्नमेंट इसका जब चाहे, घटा नहीं सकती है। बात समझ में आई? स्मॉल कंपनियां 50 लाख तक की तो है ही, ये तो पक्का ही है। आया समझ आया? अगर गवर्नमेंट कुछ भी नहीं लाती, कोई रूल नहीं लाती, तो हमारे लिए रूल क्या हो गया? एक कंपनी जो प्राइवेट लिमिटेड है वो स्मॉल कंपनी कहलाएगी अगर उसकी पेड अप शेयर कैपिटल कितनी रहे? 50 लाख मैक्सिमम, नॉट एक्सीडिंग 50 लाख। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो अगली बात, एक प्राइवेट कंपनी स्मॉल कंपनी कहलाएगी अगर उसका टर्नओवर, टर्नओवर मतलब समझते हो? सेल्स, है ना? अगर मेरे जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट है, बायजूस है, फिजिक्स वाला है, टर्नओवर मतलब फीस, जो आपका प्रिंसिपल रेवेन्यू है, जिस चीज के लिए आप बिजनेस करते हो वो फीस हो। हॉस्पिटल है तो फीस, तो उसको हम टर्नओवर बोलते हैं। ऑफ विच एज पर पी&एल अकाउंट, भैया ये टर्नओवर तुम्हारे बोलने से नहीं चलेगा। एक तुमने अकाउंट्स बनाए होंगे, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट समझ लो ना, समरी बन गई होगी तो ईयर एंड पे टोटल रेवेन्यू पूरे साल का निकल आया होगा। वो जो टोटल आपने बैलेंस शीट में और पी&एल अकाउंट में दिया है बाय सेल्स या बाय ग्रॉस रिसीट व्हाटएवर, वो फिगर देख के डिसाइड होगा कि कितना है तुम्हारा, क्योंकि वो अकाउंट्स ऑडिट कराने पड़ते हैं। कंपनी तो मैंडेटरी ऑडिट है, उसको किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट ने चेक कर लिया है। देख रहे हो लॉ मेकर्स के कहानियां। तो उसने कहा टर्नओवर विच वाज एज पर कहां से उठा के लाओगे? पी&एल अकाउंट फॉर द इमीडिएटली, कब का? कब का? ये तो करंट ईयर, आज की तारीख पे हम कब का देखेंगे? इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। भाई किसी दिन, जिस दिन चेकिंग हो, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की बुक्स ही तो ऑडिटेड होंगी उस डेट का। तो 31 मार्च कौन सा निकला अभी? 31 मार्च 24। हाँ बोल रहे, देखो कौन से सन, देख 31 मार्च 2025 को जो एंड हुआ है, वो जो बैलेंस शीट बनी है वो वाला पी&एल अकाउंट का टर्नओवर उठा के लेके आओ। वो किसको एक्सीड ना करे? 2 करोड़। लिमिट कितनी रख दी? 2 करोड़। 50 लाख रुपए से ज्यादा की पेड अप कैपिटल नहीं होनी चाहिए, 2 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर नहीं होना चाहिए। फिर है ना, वही कहानी आ गई गवर्नमेंट की, और सच हायर अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब्ड व्हिच शैल नॉट बी मोर देन 100 करोड़। मतलब ये 2 करोड़ की लिमिट को उठा के गवर्नमेंट कभी भी बढ़ा सकती है। अरे रोज रोज लॉ अमेंडिंग, एक्ट अमेंड नहीं करेंगे, तेजी से ग्रोथ हो रही है इकोनॉमिक, तो ऐसे ही लॉ बनाने पड़ेंगे गवर्नमेंट को लगे कि यार ये 2 करोड़ भी अब बहुत, वो स्मॉल कैटेगरी के लिए भी बहुत स्मॉल है यार, थोड़ा बढ़ाओ इसको। और पेरीफेरी में थोड़ा लाओ कि हाँ 10 करोड़ रुपए तक भी आप टर्नओवर करते हो तो ओके। समझ आया? पर फिलहाल क्या चल रहे हैं? 50 लाख, 2 करोड़। आगे चलो, एक्सेप्शन। अब पहले तो ना, एक्सेप्शन पे जाने के पहले फिर मैं कहानी बता दूं। हो सकता है तुम एक कंपनी रजिस्टर करने गए हो पब्लिक लिमिटेड, और तुमने जो है यही लिमिट बनाई है क्या? 50 लाख और 2 करोड़, यही सेटिस्फाई कर रहे हो। पर तुम्हारे मेमोरेंडम से तुम हो पब्लिक कंपनी, तो तुम स्मॉल हो ही नहीं सकते। अरे इससे बहुत छोटे हो तुम, तुम्हारा 50 लाख भी नहीं, तुम्हारे तो 5 लाख है, और तुम्हारा तो 2 करोड़ भी नहीं है, तुम्हारा तो 20 लाख का ही टर्नओवर है, पर तुम्हारा मेमोरेंडम कहता है कि तुम एक पब्लिक कंपनी हो। तो भैया ये लिमिट विमिट मत देखो, तुम कोई स्मॉल कंपनी बन ही नहीं पाओगे, क्योंकि स्मॉल कंपनी केवल कौन बन पाएगा? प्राइवेट लिमिटेड ही बन पाएगी। आई बात समझ में आई? जो अपने आर्टिकल, अपने मेमोरेंडम से प्राइवेट लिमिटेड है, जो आरओसी के पास रजिस्टर्ड है, वो ही कंपनी इन लिमिट्स को देखे और फिर अपना स्टेटस स्मॉल कंपनी माने, अगर वो इसके अंदर आती है। पब्लिक कंपनी को तो ये फैसिलिटी है ही नहीं। बात समझ में आई या नहीं आई? और भी कुछ कंपनियां हैं जिनको ये फैसिलिटी नहीं है, इवन दो ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर लें। अगर तुम इस रिलेशन में आ गए हो,
होल्डिंग सब्सिडी, तुम्हारी कोई होल्डिंग है या तुम किसी की होल्डिंग हो, फिर भूल जाओ कि तुम स्मॉल हो, भले ही वो 50 करोड़ 2 करोड़ के अंदर हो, 50 लाख और 2 करोड़ के अंदर हो। एक और बात, अगर तुम एक सेक्शन 8 कंपनी हो तो भी तुम स्मॉल स्मॉल की कैटेगरी में हो ही नहीं। वैसे ही तुम पे तो बहुत एग्जाम्शन और प्रोसीजरल कंप्लाइंस तुमसे बचा रखे हैं हमने, अलग से क्यों बचा है? स्मॉल क्यों आइडेंटिफाई कर रहे हैं पता है? तो प्राइवेट कंपनी में भी बहुत सारे कंप्लाइंस है, तुम प्राइवेट में भी छोटे सी कंपनी हो, छोटी सी की तरफ जा रहे हैं ना, छोटी सी कैपिटल है, छोटा सा टर्नओवर है, तो कहाँ इतने कंप्लाइंस करवाएंगे तुमसे प्रोसीजरल, इसलिए तुम्हें आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो भैया सेक्शन 8 को तो हम वैसे ही अलग से दे देते हैं बेनिफिट, तुमको अलग से क्यों देंगे? और तुम होल्डिंग सब्सिडी हो तो भैया तुम पता नहीं किसके क्या रिप्रेजेंटेटिव हो, यहाँ दिख रहे हो ऐसे छोटे, तो इसलिए नहीं नहीं, होल्डिंग सब्सिडी वालों को नहीं देंगे, भले ही तुम प्राइवेट हो। समझ में आई बात? सेक्शन 8 भी प्राइवेट कंपनी हो सकती है, बन सकती है, हाँ, ये रिस्ट्रिक्शन ही है। ओपीसी नहीं बन सकती है सेक्शन 8। और ये तो स्मॉल कंपनी तो स्टेटस है, अरे ऐसा कोई रजिस्टर होता है क्या अपन एज अ स्मॉल कंपनी? ये तो स्टेटस है, प्राइवेट को मिलता है। बोले तुम अगर सेक्शन 8 की प्राइवेट कंपनी हो तो भी तुम्हें ये स्टेटस कभी नहीं मिलेगा, तुम्हें हमें ऑलरेडी बहुत बेनिफिट देते हैं। आगे देखो, कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट गवर्न्ड बाय स्पेशल एक्ट। सर स्पेशल एक्ट से कौन सी कंपनियां गवर्न होती है? एचडीएफसी लिमिटेड ये कंपनी है, पर इस पे एक और एक्ट लगता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, आरबीआई इसको कंट्रोल करती है। तुम पे तो वैसे ही कोई और बैठा है बॉस, जो और क्लोज मॉनिटरिंग करता है, तो तुम्हारे लिए रूल वही बनाएंगे। तो अगर तुम कोई बैंक हो, इंश्योरेंस कंपनी हो, बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, इनके लिए अलग से रेगुलेटर और ऑब्जर्वर बैठे, तो बोले तुम्हें भी ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करने के बावजूद हम स्मॉल का स्टेटस नहीं दे सकते, ये तुम्हारे रेगुलेटर तय करें कि तुम्हें क्या क्या कंप्लाइंस कराने हैं। बात समझ आई कि नहीं आई? हमने तुम्हें केवल कॉर्पोरेट स्टेटस दिया है, तुम्हारी क्लोज मॉनिटरिंग तो ऑलरेडी कोई करता है। अब देखो, फॉर द पर्पस ऑफ सब क्लॉज 1 एंड सब क्लॉज 2, मतलब बात चल रही है पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर की। 85 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द एक्ट, पेड अप शेयर कैपिटल एंड टर्नओवर ऑफ स्मॉल कंपनी शैल नॉट एक्सीड ₹4 करोड़। मतलब इस एक्स का जवाब दे दिया और 40 करोड़ दूसरे एक्स का जवाब भी दे दिया। गवर्नमेंट ने कहा 4 करोड़, है ना 10 करोड़ के अंदर, और यहां कह दिया 40 करोड़। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। आई बात समझ? ये 4 करोड़ याद रखना भी आसान है, 4 और 40। ये समझ आया कि नहीं आया? तो अब देखो, कंक्लूड करें चैप्टर। स्मॉल कंपनी एक प्राइवेट कंपनी ही हो सकती है, पब्लिक कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती है, जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है 4 करोड़, और टर्नओवर कितना हो 40 करोड़ मैक्स। ये क्या है? मैक्स अमाउंट। इसको ₹1 भी एक्सीड किया तुमने तो ये स्टेटस नहीं मिलेगा। ये स्टेटस लेने कब जाना? जब तुम प्राइवेट कंपनी हो और ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हो। फिर ये याद रखो, तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे इस स्टेटस से, मतलब ये स्टेटस मिल ही नहीं सकता अगर तुम सेक्शन 8 कंपनी हो या इस रिलेशन में तुम हो। सपोज तुम स्मॉल थे, ये स्टेटस था और तुम कम कंप्लाइंस करते थे, अचानक तुम्हारा रिलेशनशिप बन गया होल्डिंग सब्सिडी, तो ये स्टेटस गया। सपोज तुम एक बिजनेस प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन थे,